में शांति और स्थिरता बनी रहे। अमेरिका से हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी हिम्मत नहीं है कहने की। और यहां पर तकलीफ है जब विदेश का मामला है और उसमें अगर भारत की विदेश नीति में गड़बड़ियां दिखाई देती हैं तो हम जैसे पत्रकारों को बोलना पड़ता है। इसमें अगर कोई कहे कि नहीं ये देश का विदेश का, पाकिस्तान और भारत के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, हम भारत के साथ थे, भारत की सेना के साथ थे और भारत की सेना का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। लेकिन अगर आप भारत को कहीं, इस देश को कहीं दांव पे लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, यह भी तय है। ये साफ साफ एक मीडिया का फर्ज होता है, एक पत्रकार का फर्ज होता है। और हम और आप छोड़ दीजिए, पत्रकार हैं, मीडिया है सेकेंडरी, प्राइमरी इस देश के नागरिक होने के बाद के कारण भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश की रक्षा की सौगंध लेते हैं और वो उस पर हम कायम रहें। लेकिन कोई भी अगर हमारे देश की रक्षा या कहीं ना कहीं देश को अगर बदहाल स्थिति में ले जाने के लिए आतुर हो तो फिर हम आपका साथ कैसे देंगे, सवाल उठता है। इसलिए तो चलिए, एक तो यह है कि वेनेजुएला पर अभी घटनाक्रम बहुत तेजी से हम बदलते हुए देख रहे हैं। तेल का खेल है, ये सब जान रहे हैं। तेल के कुओं में आग लगी हुई है। आग मतलब वो नहीं कि ओरिजिनल आग लगी हुई है, वहां पे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद बिजनेसमैन है। वो चाहते हैं कि पहले देख लीजिए, अगर आप चीन को पे लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं तो आप तीसरे वर्ल्ड वार को बुला रहे हैं आप अपने दरवाजे पे। आप चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ईरान से, चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वेनेजुएला से, और भारत को आपने रोकने के धमका के आपने रोकने की कोशिश कर दी रशिया से, जहां से भारत तेल खरीद रहा था। भारत भी रशिया से तेल लेता है, ईरान से तेल लेता है, वेनेजुएला से उतनी मात्रा पहले लेता था, अब तो बिल्कुल नहीं। तो इस पे लगाम लगाकर और सारे कुओं पे आप अपना हक जमाना चाहेंगे। अब ईरान में आप आयतुल्लाह अली खामनेई को आपने कब्जे में लेना चाहेंगे, उधर मादुरो को आपने कब्जे में ले लिया, आप इधर चीन के ऊपर और रूस के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट आप दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और इन सब पे हम लोग चर्चा और करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे अमलिंदु जी। लेकिन यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन सब के बीच हमारे भारत में, हमारे देश में जो सत्तारूढ़ दल है वो क्या कर रहा है। वो इंदौर के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो गांधीनगर के दूषित पानी से कितने मरे हैं ये नहीं पता, 150 बीमार हैं ये खबर आई है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। अंकिता भंडारी के मामले पे कुछ नहीं बोलता, उत्तराखंड में जो हुआ। वो गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ होता है, वो कफ सिरप के बारे में कुछ नहीं कहता है। वो एंजल चकमा के बारे में कुछ नहीं कहता है। वो क्रिसमस पर यहां उपद्रवी लोग जो उपद्रव मचाते हैं उस पर कुछ नहीं कहता है। रायपुर में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जब कल वो छूट के आए हैं तो उनके पक्ष में नारेबाजी, उनको कंधे पे उठाकर बजरंग दल के लोगों को, और जिस प्रकार नारेबाजी हुई है और इस ईसाई समुदाय के खिलाफ जो वहां पर अपशब्द कहे गए हैं, इस पर कुछ नहीं कहता। ये कुछ नहीं कहता, जिसे कांग्रेस पार्टी जहरीला मॉडल कह रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? निश्चित तौर पर राजीव जी, ये मॉडल तो जहरीला है ही, और यही गुजरात मॉडल है। जिस गुजरात मॉडल की बात हो रही है, गुजरात मॉडल भी यही जहरीला मॉडल है। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर आए थे तो जब पूछा जाता था कि गुजरात मॉडल क्या है तो बताते थे विकास का मॉडल है गुजरात मॉडल। तो विकास के नाम पे उस समय लड़कर आए थे कि विकास का मॉडल गुजरात मॉडल है, लेकिन वो कौन सा विकास था गुजरात का वो अभी तक बताया नहीं गया कि विकास का मॉडल कहाँ है। मुझे राजीव जी अच्छी तरीके से याद है, इसकी भूमिका ये होती है वो 2011-12 से बनना शुरू हो गई थी कि गुजरात का कोई विकास का मॉडल है। 2012 का विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, मैं टीवी चैनल पर था बहस में, और जो उसके संपादक साहब थे वो उस समय बहस करवा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत विकसित है गुजरात। तो मैंने उन्हें बताया कि ये एजेंडा है और इसको चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा है, और गुजरात विकसित नहीं है, तमाम जो मानक है उनमें बहुत पीछे है। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए ऑनलाइन ही, और फिर उन्होंने ये कहना पड़ा कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको जानकारी नहीं है असल में गुजरात की, वो जानकारी उन संपादक महोदय के पास ही थी। तो ये राजीव जी उस समय से शुरू हो गया था बनाना कि गुजरात मॉडल कोई है। लेकिन जो असली गुजरात मॉडल है राजीव जी, वो पहले उसकी पोल खुली तब जब ट्रंप आए और नमस्ते ट्रंप हुआ, तब उसकी पोल खुली जब
दीवारें जो थीं, वो पर्दे जो थे वो लगाए गए और झुग्गी झोपड़ियाँ जो थीं और बस्तियाँ थीं, नाले जो थे वो उनसे छिपाए गए। तब मालूम पड़ा कि कोई गुजरात का विकास मॉडल ऐसा भी है जो पर्दों से ढका जाता है जब ट्रंप आ जाता है, और अब जो है वो गांधीनगर के ज़रिए विकास मॉडल खुलकर सामने आ रहा है। तो ये तो राजीव जी इनके विकास का जो मॉडल है, गुजरात मॉडल है, उसकी असलियत जो है वो जनता के सामने बार बार आती है। और यही गुजरात मॉडल राजीव जी इंदौर में भी है। इंदौर में भी वही मॉडल तो वहीं से लाया गया है ना। मॉडल तो सब जगह गुजरात का ही लागू किया जा रहा है, वही मॉडल है। और वही मॉडल राजीव जी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले में भी है, गुजरात मॉडल। भाई वहाँ सब जब बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं वो जमानत पर जब छूट के आते हैं तो उनका कैसे स्वागत किया जाता है। तो यही मॉडल जो है ये अंकिता भंडारी के मामले में भी उत्तराखंड में जो है वो लागू किया जा रहा है। तो मॉडल इनका राजीव जी सब जगह एक है, लेकिन इस मॉडल के बीच में राजीव जी जो चिंताएँ बढ़ती हैं, वो देश में तो खैर चिंता है ही कि देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो किस हालत में रहेगा, कैसा लोकतंत्र रहेगा। लेकिन दुनियावी स्तर पर भी राजीव जी लोकतंत्र को जो खतरे पैदा हो रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय है। उस पर भारत सरकार को एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए था। हम देख रहे हैं राजीव जी कि कल जो था वो हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए जो वेनेजुएला में है कि भाई आप सुरक्षित रहिए, घरों से मत निकलिए और फलां फलां और मेल पे संपर्क कीजिए और इस पर कीजिए। और आज अभी 4 या 5 घंटे पहले एक जो है ये बयान जारी किया गया जो आपने बताया, उसमें भी कहा गया है कि हम वहाँ की बदलती परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। भाई नज़र रखकर आप क्या करेंगे? कौन सी बदलती परिस्थितियाँ हैं? एक संप्रभु राष्ट्र का चुना हुआ राष्ट्रपति जो है उसको दूसरी देश की सेना आए और उसके घर से उठाकर ले जाए, तो ये कौन सा जो है बदलती परिस्थितियाँ जिस पर नज़र रखी जा रही है? अगर ट्रंप राजीव जी अपने यहाँ कोई एफआईआर दर्ज कराकर किसी देश के राष्ट्रपति को उठवा सकता है, तो राजीव जी हमारे यहाँ गुजरात का मुख्यमंत्री था, उसका भी प्रतिबंध था अमेरिका में जाने पे। तो क्या अमेरिका ऐसा कर सकता था कि गुजरात के मुख्यमंत्री को उठवा ले इसी तरीके से, और हम क्या उसको स्वीकार कर लेते? तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जिस तरीके से ट्रंप साहब की दादागिरी जो है, दादागिरी अमेरिका पहले भी करता था, लेकिन इस तरीके की दादागिरी जो अब तो खुलकर जो है दादागिरी सामने है, और उनके जो सांसद महोदय हैं, अमेरिकी सांसद सीनेटर जो हैं, वो खुलकर कहने कि हमने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अमेरिका के लिए जो चुनौती बनेगा उसके साथ हम यही करेंगे। तो राजीव जी जो आपने कहा कि भाई ये तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है और ऐसे समय में भारत की तरफ से कोई सदी हुई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है, हमने अभी तक इसकी निंदा क्यों नहीं की? रूस और चीन जो है वो साफ तौर पर इसकी कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं, क्यूबा ने इसकी निंदा की है, आधी दुनिया इसकी मजम्मत कर चुकी है, लेकिन हमारी सरकार जो है राजीव जी इस मसले पर खामोश है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री मुख से एक शब्द क्यों नहीं निकला है? सवाल तो ये भी उठता है। और जो हमारा विदेश मंत्रालय है वो एक 2 लाइन की विज्ञप्ति जारी कर देता है कि हम वहाँ की परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। आखिर भारत सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया कि हमारा स्टैंड इस समय क्या है? अगर यूएन चार्टर का उल्लंघन हो रहा है और इस तरीके से किया जा रहा है तो इस पर क्या हम यूएन के सदस्य नहीं हैं? भारत जब ये बार बार बात करता है साहब हमको भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए, तो सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या ये सही मौका नहीं है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं कि अब ट्रंप गलत कर रहा है? और अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने में पहुंच जाएगी। दूसरी बात राजीव जी, जो वेनेजुएला के साथ परिस्थितियां हैं वो भारत के साथ परिस्थितियां क्या नहीं है लगभग मिलती जुलती? जैसा आपने जिक्र किया कि भाई तेल का मामला है, और कल ही राजीव जी चीन के जो शी जिनपिंग के राष्ट्रपति हैं उनके राजदूत कल वहीं थे काराकास में, वेनेजुएला में, और कल उनकी सुबह मुलाकात हुई है उनसे मादुरो से, और मदुरो से मुलाकात के बाद मदुरो ने अपने फेसबुक पेज पर वो चित्र जारी किए हैं और बताया है कि मेरी इनसे मुलाकात हुई है। और राजीव जी युआन में जो थे वो तेल का व्यापार वेनेजुएला के साथ हो रहा था उनकी उसमें, और उसी राज्य उठा लिया। तो इसके ज़रिए ये संदेश जो है देने की कोशिश की गई कि हम चीन को भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा व्यापार करोगे तो राजीव जी अगर ये चीन को संदेश देने की कोशिश है कि आप युआन में व्यापार करेंगे और डॉलर में नहीं करेंगे, तो क्या ये भारत के लिए संदेश नहीं है कि आप रूस के साथ व्यापार करेंगे रुपए में तो हम आपके साथ ये करेंगे? तो हमारी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आनी चाहिए? लेकिन राजीव जी यहाँ निराश जो है विपक्ष भी कर रहा है, और विपक्ष इसलिए निराश कर रहा है कि जयराम रमेश 2.5 लाइन का एक वक्तव्य जो है ट्विटर पर डाल देते हैं, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर वो वक्तव्य भी नहीं है। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की तब से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, ये भी सवाल उठते हैं राजीव जी। तो सरकार पर एक दबाव बनाया जाना चाहिए कि सरकार स्पष्ट इस पर स्टैंड ले। आपके संबंध होंगे ट्रंप के साथ, आपके संबंध होंगे पुतिन के साथ, आपके संबंध होंगे शी जिनपिंग के साथ, लेकिन अगर राजीव जी विश्व में व्यवस्था
प्रभावित हो रही है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं सारी उम्मीदों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राजीव जी ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है वो बयान दे दें कि साहब अमेरिका का हम निंदा करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा, इस पे भी सरकार सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा। अगर विदेश नीति की बात होगी तो इस पे भी सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा। चूँकि राजीव जी ये मसला सिर्फ वेनेजुएला से संबंधित नहीं है, जो मसला जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप एक देश के राष्ट्रपति को, संप्रभु देश के राष्ट्रपति को आप उठाकर इस तरीके से ले जाते हैं, तो इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। सरकार हमारी खामोश क्यों है, और सरकार अगर खामोश है तो विपक्ष उससे सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा है। भाई आपका स्टैंड क्या है, भाई भारत की तरफ से प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना। तो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया क्या होगी, तो विपक्ष को उस पर बात करनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सा इतना है कि विपक्ष को इस पर सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से कि मान्यवर भारत का इस पर रुख क्या है। अब कल को अगर यूएन में बात होगी तो यूएन पे भारत का कोई पक्ष होगा ना, जब आएगी बात इस पे, तो क्या पक्ष होगा भारत का, वो कैसे तय होगा। अकेले मोदी जी तय कर लेंगे क्या कि मोदी उनकी दोस्ती है ट्रम्प साहब से, तो जाके वो वोट कर देंगे वहाँ। भाई देश को आपको विश्वास में लेना पड़ेगा ना, विदेश नीति आपके अकेले की तो है नहीं। तो इसलिए मेरा कहना है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आपकी इस मसले पर भी खामोशी क्यों है और इस मसले पर भारत का रुख क्या है, स्पष्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये है। दूसरा राजीव जी, गांधीनगर के मसले पर अगर आप सोचें कि इस पर कोई मोदी जी को जवाब दे देंगे, राहुल गांधी ने कल ही कहा कि जब कोई बारी आती इस तरह की, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश हो जाते हैं। एंजल चकमा के मसले पर भी खामोश हैं, गांधीनगर के मसले पर भी खामोश हैं, अंकिता भंडारी के मसले पर भी खामोश हैं। तो खामोश रहेंगे इन मसलों पर, लेकिन कपड़ों से पहचान लेंगे। तो जो कपड़ों से पहचानने की राजनीति है राजीव जी, असल में भरोसा उसी पर है कि कपड़ों से पहचान लिया जाएगा तो इंदौर भी होगा, तो गांधीनगर भी होगा, और अंकिता भंडारी वाले मसले भी होंगे, क्योंकि आपको भरोसा इस पर है कि आप तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। जी राजीव।